हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और एक सच पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं था, किसी की कॉन्शियस में नहीं थे, और वो सच अब हम बात करेंगे। डिड यू इवन रियलाइज सवर्ण सवर्ण जनरल कैटेगरी इज ऑल्सो अ रिजर्व्ड कैटेगरी with a 10% quota officially. Yes, you are hearing right. Savan general category is a reserve category with 10% quota officially. ऑफिशियली बस उसको कैटेगरी के नाम से मेंशन नहीं किया गया है, एक डिफरेंट नाम के बेसिस पर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि जनरल कैटेगरी की वेल ऑफ क्रीमी लेयर अपने ही नॉन क्रीमी लेयर जनरल 7 भाइयों, दैट इज GWS, उसी की बात कर रहा मैं, को डेली जलील कर रही हूँ, उन्हें अब्यूज कर रही हूँ। इमेजिन कीजिए कि जनरल कैटेगरी के वेल ऑफ क्रीमी लेयर अपने ही नॉन क्रीमी जनरल 7 भाइयों को डेली जलील कर रही हो और उन्हें अब्यूज कर रही हो। फील दिस, जो सदियों से SC ST को बोला गया है वही गाली, वही शब्द उनको अभी भी बोला जाता है, जो उसी की बात कर रहा मैं, कुछ अलग नहीं बोल रहा, जो एग्जिस्ट करता उसी की बात कर रहा। अगर वही शब्द आपको सुनना पड़े तो टेस्ट कैसा होगा, बस बता दीजिए। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। दिस इज़ नॉट टू हार्म एनी वन सेंटिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू धर्म, कास्ट, जाति, जेंडर, किसी को नहीं है, बट वो दर्द फील कीजिए जो होता है, जिसके लिए रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन बिल्कुल ख़त्म होगा, ज़रूर ख़त्म होगा, बट इस दर्द को फील कीजिए और अपने आप को बदलिए। आई गारंटी यू एवरी वन विल लीव रिजर्वेशन। किसी को ज़रूरत नहीं है उस गाली का। गाली दिया जाता है उसके नाम पे। अब बताता हूँ कैसे गाली दिया जाता है। एंड जैसे अभी 7 को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, राइट, EWS के फॉर्मेट में। अब उनको भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। कैटेगरी बोला जाता है ना वर्ड, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ना। EWS कैटेगरी 7 को ही मिल रहा है सर। तो वो गालियाँ कैसे दी जाती थी और दी जाती हैं और कोई एक्शन नहीं होता उसको, उस पर बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही सेटलमेंट कराते लोग इन केस कभी कुछ हुआ तो। अब बताते वो क्या होता है। लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते थे, अरे भाई ये कोटा से भाई, 7 कोटा से भाई, 7 कोटा से भाई। भाई ए कैटेगरी वाला है भाई, ए कैटेगरी से आया भाई तू 7। मैं जनरल नॉन क्रीमी लेयर हूँ भाई। भाई ये रिजर्वेशन से आया भाई, अरे रिजर्वेशन से आया भाई, रिजर्वेशन से आया भाई। दिमाग नहीं होगा भाई इसके पास, दिमाग थोड़े ना होगा भाई, है पागल है क्या, इसके पास दिमाग होगा, है पागल है भाई तू भी, क्या बात कर रहा, दिमाग होगा इसके पास, रिजर्वेशन से आया है भाई। पढ़ा ले इसको भाई, पढ़ा लिए, पढ़ नहीं पाएंगे भाई, कुछ नहीं आता इनको, पढ़ना भी नहीं था। मीना उना से पूछो ना भाई, ये सिर्फ एक लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगे भाई। भाई नहीं पढ़ पाएंगे भाई, IIT से भी होंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे भाई। IIT में ऐसे ही आ गए सर, -40 में आ गए सर, मेडिकल में -40 में आ गए सर। कैटेगरी वाले से इलाज नहीं कराऊंगा भाई। भाई हम कैटेगरी वाले से इलाज नहीं करवाएंगे, कुछ भी हो जाए आप ही करवाओ। -40 वाले से मैं नहीं करवाऊंगा भाई। मैं 7 कैटेगरी वाले से इलाज नहीं कराऊंगा। ये रिजर्व है भाई, कोटा वाले है भाई, ये आरक्षण से है भाई। दिमाग नहीं होगा भाई इसके। ये कैसे IIT पटना से IIT मद्रास जाकर गोल्ड मेडल लेके आ सकता है भाई, चेस कंपटीशन में भाई, ये नहीं ला सकता भाई। ये इनके पास दिमाग कहाँ होता है, दिमाग नहीं होता भाई। भाई इसकी रैगिंग करते भाई, इसकी चलो डिमोनाइज करते भाई इसको। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भाई, रिजर्वेशन मिला है भाई, भीख और खैरात में मिला है तुम्हें। तुझे भीख और खैरात में मिला है रिजर्वेशन। हम क्या करें अगर तुम गरीब हो तो, तुम्हारा ठिका लिए हैं हम क्या, क्या करें सवन, हम तुम्हारा ठिका लिए हैं, तुम गरीब हो तो। ठेका नहीं लिए तुम्हारा हम। ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक, लेकिन सोचिए
सिर्फ आपके कैटेगरी के नाम पे बस रिप्लेस करिए SC ST, सब ऐसे ही बोला जाता है सर। कैसा फील हो रहा है? समाज को जोड़िए सर, समाज को तोड़िए मत, समाज को जोड़िए। हम बस यही चाहते हैं, मिल कर रहते हैं ना। काहे का रिजर्वेशन सर? नहीं चाहिए किसी को रिजर्वेशन, इज्जत दीजिए सर। रिजर्वेशन क्यों आया सर? समाज में दिक्कतें थी सर, शोषण हो रहा था सर, उस शोषण को रोकने के लिए तो आया था। तो आप अपोज क्यों कर रहे हो उस चीज़ की? बताइए, बताइए कैसा लगा सुनकर ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट्स अब्यूज़ दिए जाते थे किसी को और आपको दिया जाए ऐसे, तो सीने में आग लगती है कि नहीं? बताइए। गंदा लगता है? असहाय महसूस होता है जब कोई ऐसे बोले, आप कुछ ना कर पाओ। पुलिस के पास जाओ, पुलिस कुछ नहीं करती, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगी, पैसे उल्टा मांगेगी आपसे। कोर्ट में जाओ, चक्कर काटो, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे पैसे आपके लॉस होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलता सर। अगर 1 मिनट की इस हाइपोथेटिकल बात आपके आत्मसम्मान को छलनी कर देती है, बिल्कुल छलनी कर देती है, तो सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरती होगी, उस इंसान पे क्या गुजरती होगी जिसके परिवार ने ये सब रियल लाइफ में झेला है सदियों से, सालों से। अब कास्ट के आधार पर यही बिहेवियर इमेजिन करिए। गांव में एक बड़ा ठाकुर छोटा ठाकुर से बोलता है, होता है भाई, ये रियल है, खुद बोलते हैं लोग, छोटा ठाकुर बड़ा ठाकुर, छोटा गुप्ता बड़ा गुप्ता, ये अग्रवाल वो अग्रवाल। गजब, तो मतलब बहुत गंदा लगता है ये बोलते हुए। बट सुनिए, सुनिए किस तरीके से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं। यही स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। गांव में एक बड़ा ठाकुर छोटा से बोलता है, बस रिप्लेसमेंट है भाई, SC और SC ST जो भी है, रिजर्व कैटेगरी और ऊपर के अपर कास्ट। तो गांव में एक बड़ा ठाकुर बोलता है छोटे ठाकुर से, तुम छोटे ठाकुर हो, बड़े ठाकुर के कुएं से पानी पियोगे? नहीं पीने देंगे। जाओ अपने बाप से बोलो कुआं खोदे, हम नहीं पीने देंगे, जो करना है कर लो। बड़ा गुप्ता छोटे गुप्ता से बोलता है, तुम छोटे गुप्ता हो, जमीन पर बैठो, हम बड़े गुप्ता है, धंधा नहीं करने देंगे तुम्हें यहाँ, अरे निकल यहाँ से। बड़ा ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को बोलता है, तुम मंदिर से निकल, तो छोटा ब्राह्मण है, बड़े ब्राह्मण से आंख दिख मिलाएगा, मनुस्मृति पढ़ा है क्या या नहीं? कान में पिघला कर कांच डाल दिया जाएगा। तो छोटा ब्राह्मण है, तुझे पंडिताई करने का हक नहीं है। पंडिताई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा रिजर्वेशन है यहाँ पे, हमारा 100% कोटा है यहाँ पे, कैटेगरी से है हम, पंडिताई में हम किसी को घुसने नहीं देंगे। धर्म खराब करेगा क्या छोटा पंदे, दूर 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 है। और स्टोरी के माध्यम से और आगे बढ़ते और ह्यूमिलेशन को आगे ले जाकर सोचिए किस तरीके से ह्यूमिलेशन किया जाता था और जाता है भी सर। अब छोटे ब्राह्मण बोलता है, ए छोटे ब्राह्मण, तुझे इतना भी नहीं पता कि जब बड़ा आए तो उसके सामने सर झुका देना चाहिए, आंखें झुका देनी चाहिए और उठ जाना चाहिए, अगर नहीं किया तो आंखें निकाल लूँगा तेरा अगली बार। एकदम सर निकाल के झुका के चला कर मेरे सामने। फिर बोलेगा, ओए तूने कैसे वेद गीता शास्त्र छुए, तुझे पढ़ने और छूने का अधिकार तक नहीं है, तू वेद शास्त्र गीता क्यों छुआ? फिर लाला बोलता है, ओए छोटा लाला, चल जमीन पर बैठ, कल से बोरी लेकर आना, तुझे क्लास में सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है, बैठना होगा तो जाके पीछे वाली सीट पर बैठियो, नहीं बैठने देंगे तुम्हें हम। अब भाई, क्योंकि सिर्फ जाति के ही नाम पे इतना कुछ मिल रहा है, प्रिविलेज है ये इनको। नहीं सर, ये मानते हैं प्रिविलेज, प्रिविलेज मानते हैं ये सब करके, तो काम करने का कैसे मन लगेगा इनको? तो काम करने का क्या मतलब है इनके लिए? नहीं करेंगे वो।
अब जब कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं है इनके पास आज के समय में, तो छोटे लोगों को हरास करते हैं, दबाते हैं, मज़े लेते हैं और फिर कहते हैं क्यों छोटी जाति के लोग तुम रिजर्वेशन छोड़ दो, हटाओ रिजर्वेशन। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरा स्टोरी यहाँ पे एंड हो रहा है। जो मैं बताना चाहता था आपने फील कर लिया होगा किस तरीके का शोषण किया जाता है। जाइए सर गांव में, आज भी होता है ये चीज़ें, किसी से छुपा नहीं। कितने केसेस चल रहे हैं, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, खुद कोर्ट्स में कितने केसेस पड़े होंगे, पुलिस के पास कितने केसेस होंगे, नेताओं के पास कितने केसेस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा देश सुधर नहीं रहा, सुधर रहा है सर, बट इसे और ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है। लड़ाइयाँ की जगह प्यार बांटिए सर। आप ही के कम्युनिटी में लोग हैं जो इन वर्ग के पीड़ाओं को समझते हैं भाई, पीड़ित को, और माफ़ी तक मांगते हैं भाई कि जो हमने गलत किया या हमारे पुरखों से गलत हुआ उसके लिए माफ़ी क्षमा चाहते हैं। हमसे जो हेल्प बन पाएगा हम वो हेल्प करेंगे। प्लीज़ बी दैट पर्सन। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। तो सॉरी, हम माफ़ करिएगा। किसी भी धर्म, जाति, रेस, कास्ट या जेंडर को कष्ट देना, नीचा दिखाना या किसी प्रकार का आहट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। कतई 1% भी मेरा मकसद ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे माँ बाप ने कभी ये सिखाया नहीं कि गलत बोलो, दूसरों को जाकर मारो पीटो जाति के नाम पे, नफ़रत पालो, कभी नहीं सिखाया। नैतिक शिक्षा सिखाई है। हम तो वो इंसान हैं जो सड़क पे चलती हुई किसी के घर में आग लगे, बिना कास्ट और जाति पूछे जाकर उस आग को बुझाने लगे। कोशिश करते हैं बुलाने का, नहीं आते तो खुद करने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिल गया 80 साल का, बेटा बाप को छोड़ गया, विदेश चला गया, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, आँख से दिखता नहीं, उसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। कुत्ते से डर लगा तो टेम्पो में बैठा कर भेजता हूँ घर। तो क्या मैं किसी का कास्ट देखा था वहाँ पे, जाति देखी थी? नहीं जानता था सर कौन क्या है क्या नहीं, कोई से मतलब नहीं। एक ने तो सीधे अपने घर पे बुला के बोल दिया कि मैं आपके पिता और पिता से ज़्यादा प्यार दूंगा, आप मेरे घर पे रहो। बेमतलब का बोल दिया सर। नहीं सर, प्यार फैलाइए, प्यार मिलेगा। इज्जत दीजिए सर। एक बंदा किसी दूर के जगह से या शाम के किसी कोने से, रिमोट से आया था पढ़ाई करने। बहुत डरा हुआ था कि ऐसे बात करेंगे कुछ मेरे साथ गलत ना करे। उसके साथ साथ रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम ही, बट उसी बंदे को कोई नहीं था उसका यहाँ पे, कोई नहीं था यहाँ पे उसका, और उस बंदे को हो गया था डेंगू। उसके जितने हेल्प बन सकते थे बने। 36 घंटे तक नॉन स्टॉप बिना सोए मैं उसके पास रहा। उसका कोई नहीं था, कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं, वो घर पे थे। आए फ्लाइट्स लेकर कुछ समय बाद, 30-40 घंटे बाद, तब तक मैं उसके साथ था। क्या मैं उसका कास्ट देखा, कौन कास्ट से था वो? नहीं भाई, नहीं। और वहाँ तक काम किया, शायद आप जो काम करने में शर्माते होगे वो तक काम किया उसके लिए। ब्रदरहुड ये होता है सर। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गया था मैं, हॉस्पिटल लेकर एडमिट करा। ये हमें सीख दी गई है सर, ये हमें सीख दी गई है। तो सर बस एक संदेश है, एक फीलिंग है, एक फीलिंग जो किसी एक वर्ग ने सालों से सहा है, उसी को प्रकट करने की कोशिश किया मैंने। ऊपर की हाइपोथेटिकल स्टोरी के माध्यम से मैं ये इमोशंस प्रकट करना चाहता था ताकि हमारे देश के और भी भाई बहन
वो पीड़ा और दुख और दर्द को समझें जो एक वर्ग ने झेला है, क्योंकि चोट गहरी और मानसिक है, सालों से दी गई है, जिसके भरपाई शोषण करने वाले नहीं कर पाएंगे भाई। इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते। वो कर सकते हो जल्दी से जल्दी, सिर्फ एक ही तरीका है भाई, प्यार, इज्जत, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मत करो। सोसाइटल भाई, सोसाइटी में रह रहे हैं ना हम लोग, इंसान है भाई, हम सब इंसान है ना, सब मरेंगे ना, सब एक दिन मर जाएंगे, राइट। तो क्यों भाई इस मोमेंट को क्यों ख़राब कर रहे हो? मिल के रहते हैं ना, देश को आगे बढ़ाते हैं ना। नहीं चाहिए भाई रिजर्वेशन। आप एक की इज्जत करो, दूसरे की इज्जत करो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने रोड जा रहा था, सीवर जा रहा था, एक लेबर काम कर रहा था। वही लेबर, उसी लेबर की बात कर रहा, उसी लेबर की बात कर रहा जिनको किसी ने कहा था कि इनके घर पे कूड़ा फेंक दो, और मेरे घर पे कूड़े की ढेर थी, इतनी बड़ी ढेर कि मेरे गेट से ऊपर हाइट, और वो कूड़ा हटाया नहीं गया। प्रॉमिस किया गया था शाम तक हटा लेंगे, नहीं हटाया। मैं था नहीं, मैं कहीं बाहर था, अदरवाइज़ वो शायद रखते नहीं, बट रख दिया, कूड़ा हटाया नहीं, और साफ तक नहीं किया। लास्ट में 5-6 दिन बाद हटाया। फिर साफ़ सफाई हमने खुद पानी वानी से डालकर 2 घंटे बारिश में की, 2-3 घंटे। नहीं होता सर, नहीं देखा जाता वो सब चीज़ें। बट वही बंदा फिर थोड़ा सा इधर उधर कुछ कर रहा था काम सड़क पे, उसको तो काम करने के लिए कहा जाता है ना। तो कुछ कर रहा था काम, मैं उसके पास चाय के लिए पूछा और चाय बनाने के लिए गया। चाय नहीं था, मतलब दूध नहीं था। तो फिर सोचा यार चलो सड़क पे चलते, लेके आते पैकेट का दूध, तो फिर बना देते हैं। पैकेट का दूध लेके आया और उसके लिए चाय बनाया भाई। तो इतनी ही ज़रूरत होती है भाई ना। मुझे उसकी कास्ट पता, ही कैन बी फ्रॉम अपर कास्ट, ही कैन बी फ्रॉम लोअर कास्ट, एनी कास्ट। भाई कास्ट क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता भाई, इंसान है भाई वो। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो ना, इज्जत दो ना। मालूम है क्या हुआ उसके बाद? मैंने बोला भैया, जब बना के बोला कि भैया ये लो चाय पी लो और बैठो यार 2 मिनट, क्या कर रहे हो ये सब। और रोने लगा भाई, आंखों से आंसू आने लगे उसके। कहता है भैया आप छोटे हो बड़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। सब सोचते ये लेबर है, इनसे कुछ भी करवाओ, जानवरों की तरह चीज़ें करवाते, जैसे बैल है उसके पीछे कुछ लगा दिया पूरा हल जोतो। क्या मैं बस यही हूँ? क्या मैं इज्जत का हकदार नहीं हूँ? भाई वो इज्जत मांग रहा था, उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, वो इज्जत मांग रहा था बस। डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता था कि उसके वर्क को भी अहमियत दिया जाए, उसको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आप उसके काम में ही शर्मिंदगी महसूस करा पाओगे तो ये सोचो ना कि देश में बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन होते हैं देश में सबका। नर्स है, और जैसे मैंने लेबर का बता दिया। आप इन सब काम को नीचा दिखाओगे, कौन करेगा सर काम? ग्रुप डी में आप सभी को पता है कौन भरा है, और सीट्स कैसे खाली रह जाती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करूँगा, बट आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, समझते हो। बस वही मैं पहुँचाना चाहता था, यही बात कहना चाहता था, उसको समझिए सर। तो सर जो चीज़ें ऑलरेडी सॉल्यूशन के लिए आई हुई हैं तो उसको सॉल्यूशन दीजिए सर। और कुछ सच में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज पे जाइए कि रूट कॉज है। बट इलॉजिकल सब कास्ट ये सब करके बांटना क्या सही है आपको लगता है? और कास्ट ख़त्म करने की बात आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? सपोर्ट करेंगे ना हम, रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। जाति तो ख़त्म करिए, जाति के बेसिस पे तो आया था रिजर्वेशन। टाइटल हटवाइए सर, और भेदभाव को बिल्कुल मिटाइए सर। बिल्कुल ख़त्म होगा रिजर्वेशन। क्यों नहीं ख़त्म होगा? किसी बेसिस पे नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। इकोनॉमिक बेसिस, सोशल बेसिस, किसी बेसिस पे नहीं होना चाहिए सर। इकोनॉमिक बेसिस पे तो सीधे गलत करते हैं लोग। कैसे सर्टिफिकेट बनवाते हैं आपको पता है, कैसे यूपीएससी में लोग पहुँचे हुए हैं। यूपीएससी खुद रिपोर्ट निकाल के बताए कि मिस यूज हुआ है। आप किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो सर? बताइए आप चाहते क्या हो?
सर चोट मारना बस आसान है, गड़े मुर्दे उखाड़ने आसान है, घाव कुधेड़ सकते हो बस, कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ न्यूट्रल तो रहो। आवाज़ उठा सकते होते कि स्कूल सही करो। ये बच्चे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि स्कूल्स बेकार है, टीचर्स नहीं आते, रिसोर्सेस नहीं है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, मजदूरी तक के लिए काम नहीं मिलता बढ़िया से कि बच्चे को पढ़ा सके। 50-100 वाले प्राइवेट स्कूल में भी भेज नहीं पाते। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है आप खुद ही बोलते हो, फ्री का है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो आप जब जानते हो स्थिति खराब है तो उसे अपोज की जगह सपोर्ट क्यों करते हो, उसको जस्टिफाई क्यों करते हो? अपने आप अचानक कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी? जिनकी फाउंडेशन ही खराब है तो उनको अचानक कैसे ऊपर तुम ला पाओगे? नहीं ला पाओगे भाई, इतना आसान नहीं है। फिर गाली दोगे मेरिट का, कट ऑफ का, कट ऑफ नीचे और गिर गया, अरे मेरिट -40 -80 वाले आते हैं। हालांकि ये भी सही नहीं है जो आप बात कर र्यूमर्स फैला रहे हो, किसके लिए है क्या है। हम किसी का फेवर नहीं करते कि -40 पे किसी को दो, और -40 किसके लिए था सबको पता है, और बताइए एग्जैक्टली वो क्या है -40। सिर्फ -40 वर्ड बोलने से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली रेफरेंस दीजिए, कॉन्टेक्स्ट दीजिए, और बोलिए कि एक मिनिमम कट ऑफ होने चाहिए ऐसी चीज़ों में, हाई स्पेशलिटी चीज़ों में। और ऑलरेडी ऑलरेडी है भी भाई, जाइए स्पेशलाइजेशन में, डॉक्टर्स में है। और मैं वहीं तक नहीं कहता हूँ, ठीक ठाक नीचे के भी स्पेशलाइजेशन में भी होनी चाहिए। डिफेंस में नहीं है भाई रिजर्वेशन, हो तो ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पे आप कर सकते हो जहाँ पे स्किल बेसिस पे चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लोग सीख के कर सकते हैं, वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, बट हर जगह नहीं कर सकते। तो मिनिमम कट ऑफ तो होना ही चाहिए एनी हाउ, ये हमेशा सपोर्ट करेंगे हम। बट प्रोपोगेंडा मत फैलाइए -40 करके, वो बताइए -40 किसके लिए था। आधा अधूरी चीज़ फैलाना मतलब गलत चीज़ कर रहे हो आप, पूरी बात बताओ। और दूसरी तरफ सर, जो चीज़ें चल रही है प्रोटेस्ट में, एक तरफ सिंपैथी दिखाते हो और दूसरी तरफ कुछ और करते हो। वो मुद्दा भूल जाते हो जो मुद्दे के लिए गए हो। 10 तरीके के लोग 10 तरीके की बातें करते हो। कोई कहता है रिजर्वेशन हटाओ, कोई कहता है रिजर्वेशन में रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ पानी नहीं पीने दूंगा, कोई गाली देता है अम्बेडकर को। क्या चल रहा है सर? अम्बेडकर की जाके मंदिर बनाओ, पूजा करो, नीलांडू, और न जाने क्या क्या गालियाँ दी जा रही है, मजाक उड़ाया जाता है, नमो बुद्धाय। भाई नमो बुद्धाय अच्छी बात है भाई, उसमें क्या मतलब हंस के बोलने की ज़रूरत क्या है? मतलब उसका सार्कजम बनाओगे हैं? समझो सर, जब गलत चीज़ पे धर्म का मजाक उड़ाओगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। बस फालतू चीज़ें बोलोगे इलॉजिकल तो कैसा लगेगा? आप ही बताओ, आप बताओ। अगर कुछ खामियां हो, इलॉजिकल चीज़ें हो, तो आप बोलते हो तो सही है। मैं मानता हूँ हनुमान को, ठीक है। अब तुम उस पे कुछ कटाक्ष करते हो क्या? जाओ हनुमान करो, हनुमान करो, व्हाट इज़ दिस? इससे क्या लॉजिक निकलता है? मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो, गाली भी नहीं दे रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, और मेरे को शायद कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। बट ये आपकी पर्सनालिटी दिखाती है ना कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपको टिप्पणी करनी थी तो कुछ ऐसी चीज़ पे करते जहाँ पे कुछ सेंस बनता है। मनुस्मृति भी कर देते कि यार वो कान में क्या पिघला के डालने वाली बात है, वो गलत है भाई। फिर बताते मनुस्मृति में कुछ अच्छी पॉइंट बताते, वेदाज में कुछ बताते कि ये वेदा में अच्छी चीज़ें, उपनिषद पूरी अच्छी चीज़ें बताते, दैट शुड बी अप्रिसिएटेड, राइट। लेकिन जहाँ न इधर न उधर कुछ बात ही नहीं है, तो क्यों बोल के हंसो और मज़े लो? क्या हो जाएगा? इससे क्या मिल रहा है आपको? नथिंग विल हैपन, राइट।
तो सर सिंपैथी दिखा रहे हो तो सपोर्ट भी करो, और दूसरा तरीके से दोहरापन नहीं दिखना चाहिए कि ये बोलोगे कि तुम्हारा खर्चा हम उठा रहे हैं, देश का खर्चा तो हम ही उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम ही खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम 15% पॉपुलेशन ही भर रहे हैं, बाकी 85% पॉपुलेशन कुछ नहीं कर रही। फिर बोलते हो हम तुम्हारे फॉर्म भर रहे, खर्चा उठा रहे, तुम्हारा फॉर्म फीस 0 होता है, हम तुम्हारी फीस भर रहे, तुम्हारा फीस 0 होता है, इतना बोझ उठा रहे हैं। गजब बात करते हैं सर। सर आप अपनी फीस भर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इतनी प्रावधान लाए हैं, स्कॉलरशिप्स एवरीथिंग भाई, जिसको ज़रूरत है उसको मिलती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में है लोग जो काम कर रहे हैं, और जाइए पता करिए, धीरे धीरे क्रीमी लेयर वाली चीज़ें बहुत जगह आ रही हैं, सबको ऐसे ही रैंडमली चीज़ें नहीं दी जाती। आईआईटी जाइए, हम की बात कर रहे हैं, जाइए वहाँ पे पता करिए किस तरीके से चीज़ें होती है। ट्यूशन फीस ज़रूर 0 होता है, लेकिन उन्हीं एससी में कुछ को स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। खर्चे आते हैं लोगों के भाई 3 लाख 4 लाख, सब कुछ करने के बाद भी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों को जिनकी इनकम 1 लाख से नीचे या 5 लाख से नीचे, कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में से स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही ओबीसी और जनरल को फ़ी माफ़ किया जाता है 66.67%, जब आपका इनकम 5 लाख से कम हो, और 100% जब आपका इनकम 1 लाख से कम हो। वो भी जनरल की बात कर रहा। तो काहे का वो गलत चीज़ दिखाना कि 9 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, क्यों वो बैकग्राउंड नहीं दिखाते पीछे का? प्लीज़ पूरी बात करिए, भटकाइए मत। -40 पे कोई नहीं जाता सर। आप 1-2 एग्जाम्पल किसी ऐसे चीज़ से उठाए होंगे, वो भी बिना रेफरेंस दिए हुए, और भी मतलब करियर बना रहे हैं। पता करिए वो किसके लिए है सर। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके 150, 175, 200 नंबर आए नहीं हुए नीट पीजी में। एसटी की बात कर रहा, सबसे नीचे लोअर कास्ट में जिसको कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या बताइए? -40 था उसका, या 175 नहीं हुआ ना? जाइए नीट पीजी का कट ऑफ देखिए कितना आता है एमबीबीएस के लिए। 585, 75 से 85 एससी के लिए आउट ऑफ 700। गलत चीज़ें फैलाते सर। 20 नंबर में हो जाता है, 40 नंबर में हो जाता है, नहीं होता है भाई। तो सर दोहरी बात मत करिए। एक तरफ सिंपैथी दिखाते, दूसरी तरफ एहसान जताते हैं कि हम भर रहे टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नाम की चीज़ भी होती है, क्या बाकी के लोग कंजम्पशन नहीं करते भाई? आबादी भी नाम की चीज़ होती है कुछ, सब वही तेल घी साबुन सब लगा रहे भाई, सब जीएसटी भर रहे हैं। और गरीब तो एक तरीके से ठीक ठाक भर रहा है, अच्छा खासा, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा तो टैक्स भर दे रहा है। सबके लिए बराबर ही है ना, जीएसटी अलग है। कंपैरिजन करने का ना एक तरीका होता है, इंसान है, इंसान की तरह कंपैरिजन करिए, थोड़ा फीलिंग लाइए इंसानियत की। सिर्फ हम मैं करके नहीं होगा चीज़ें सर। लेकिन ये बात भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्हीं कुछ श्रवण वर्ग से लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं, जो आज पीड़ित की बात उठाते हैं, माफ़ी तक मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और ना हम कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो, कोई नहीं मांगता भाई, बट वो खुद से करते हैं, उनकी बड़प्पन है भाई। वो किसी कास्ट और धर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं जो धर्म को माने वो भी सही, जो धर्म को न माने वो भी सही। सबका अपना एक धर्म होता है, ड्यूटी होती है, इनर कंसाइंसेस होता है, फेथ होता है। इनर मांगे, दिखावा मत करिए सर। चिल्लाने से नहीं होता धर्म पूर्ति, फेथ होना चाहिए, सच्चा फेथ अंदर से, देन गॉड विल हेल्प यू। और भाई ये सब
ये लोग कर पाते क्यों है पता है तुम्हें? ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, उनकी बातें रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानियत है उसमें, इंसानियत है उनमें। एंड थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट। उसके लिए पूरा देश आप लोगों का आभारी रहेगा। सैल्यूट करता है पूरा देश आप सभी को। आप ही लोग हो जो देश को सुधारने का काम कर रहे हो, जो देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाओगे, समाज में बराबरी लाओगे, और जल्द से जल्द रिजर्वेशन ख़त्म करने का तरीका भी लाओगे। और ख़त्म करने में हेल्प कर ही रहे हो, ऑलरेडी हेल्प कर रहे हो सर ख़त्म करने में। और कुछ लोग इसमें अड़ंगा डाल के इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, नफरत फैला रहे हैं। बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है जब हमारे भाइयों को असहाय फील होता है। हमारे भारत में, हमारे भारत महान देश में, हिंदुस्तान में, जहाँ हमारे भाइयों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल तक नहीं मिलते भाई। जो पीछे रह गए उन्हें ताने मारे जाते हैं, अभी भी शोषण किया जाता है भाई। बोला जाता है क्या करेगा, क्या करेगा, अपने बच्चे को पढ़ाकर कोई अफसर थोड़े ना बन जाएगा, काम में लगा पैसे कमाएगा। ये क्या ब्रेन वॉश कर रहे हो सर? पढ़ाई की जगह आपको प्रमोट करना चाहिए उसे। तो इतनी कट्टरता है भाई गांव में कि उत्पीड़न ही उत्पीड़न है, पूरी तरह से डर का माहौल होता है, हरेसमेंट, दबाना। और देन ये सब देखकर पीड़ित घरों के मुखिया लोग, बड़े लोग, पेरेंट्स क्या बोलते हैं सर? उनके घरों में ये बोला जाता है कि बेटा अपनी राइट को मांगने के चक्कर में अपनी जान मत खो, मत लड़ो इनसे अपने राइट्स के लिए, वरना ये क्या करेंगे आपको नहीं पता। जीवन नहीं रहेगा तो लड़ाई का क्या मतलब? बच्चे डर के सहमे सहमे पीछे हो जाते हैं। बच्चे को माँ बाप का डर, माँ बाप को बच्चे का डर कि एक दूसरे के लिए नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है लड़ने का। पुलिस के पास जाते कुछ गलत होते हुए, मैं एग्जांपल देता हूँ, लेबर है, बाहर गया एक, थोड़ा मजदूरी करके ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पर ठाकुर और सोनकर ने कब्जा कर लिया। जब छुड़ाने के लिए, बात करने के लिए वो गया अपनी ज़मीन पे, तो उसको मारा जाता है गुंडों द्वारा। जब उसके बच्चे रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ तो मोबाइल को तोड़ दी जाती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता तो पुलिस आती नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। फिर 2-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जाते तो कैसे कैसे रिपोर्ट लिखती है उसमें, और बोलती है पैसा दो सर, कुछ चाय पानी तो दो। पैसा मांगती है 10,000। क्या करोगे ऐसे सिस्टम में? कहाँ न्याय है सर बताइए? और सब उसके बाद लिखने के बाद, एक्ट लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ उसका। कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आगे कुछ भी बात नहीं की, और वो बंदा डरा रहा, बोला कि बाढ़ में जाए, नहीं चाहिए अब जाने दो, ज़मीन उमीन जान है तो सब जहाँ है, फिर से कर लेंगे। ऐसे लोग हैं, गलत हर जगह होंगे। तो वो डर के आगे ना गया, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की। कोर्ट में मामला चला, सालों से मामला चला, कुछ नहीं मिला, तारीख पे तारीख बस मिली। और जब उसी वकील से पूछो, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो कितना पूछेगा। अब वकील बार बार बोलता है मैं काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, बस तारीख देगा हर हफ्ते। और पैसे के लिए बार बार कॉल करेगा, बोलेगा मैं मुंबई में हूँ, पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे दो। सोचो कहाँ जाए इंसान। पुलिस के पास जाता न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट में जाता न्याय नहीं मिलता, तारीख पे तारीख मिलती है। कमाए हुए पैसे ज़मीन में लगाया, वो ख़त्म हो गए, कोर्ट्स में पैसे चले गए, मारा गया, SC ST एक्ट से कुछ हुआ नहीं। बोलो क्या हुआ? बोल दो कि इसको मिसयूज किया गया था SC ST एक्ट को, और इसको जाहिर सी बात है क्वेश कर दिया जाएगा उस एक्ट को, जो भी लगा उस पर, और उसको काउंट कर लिया जाएगा कि मिसयूज था।
किस तरीके से चीज़ें ब्लैक एंड वाइट से ब्लैक होती हैं, पता होगा। समझिए सर, समझिए। और सर रूट कॉज पे ध्यान दीजिए थोड़ा। स्कूल ही जब अच्छे नहीं है, स्कूल्स में या तो टीचर ही नहीं है, टीचर है तो बहुत कम, एक दो है, वो भी क्वालिटी नहीं, पढ़ाते नहीं, और उनका भी जॉब लगा दो आप इलेक्शन में, तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा, कहाँ से बुद्धि बढ़ेगी भाई? उसकी इंटरेस्ट आएंगे। इनर्शिया नाम की चीज़ होती है भाई, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है बच्चों में। जो कभी पढ़ा ही नहीं, जिसके माँ बाप तक नहीं पढ़े, कहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा उसको पढ़ने का? स्कूल ही तो एक चीज़ होती है जहाँ से वो बच्चा पढ़ के थोड़ा सा मोटिवेट होकर आगे बढ़ता है। जब स्कूल में ही वो प्रावधान नहीं तो कैसे होगा? खाने पीने तक का इंतज़ाम होता है जो मिड डे मील में अच्छे चीज़ें, अच्छे पोषक तत्व मिलने चाहिए बच्चे को, खा जाता है भाई मास्टर, खा जाता है भाई नेता, ये भ्रष्ट नेता। जब उसको अच्छे खान पान ही नहीं मिलेंगे, दिमाग ही डेवलप नहीं पड़ेगा, तब कैसे बुद्धि बढ़ेगी, कैसे वो आगे जा पाएगा भाई? प्रॉब्लम रूट कॉज तो देखो, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसको सही करना चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हो? पैचअप से वर्क नहीं होता भाई कि सिर्फ पैचअप लगा दो, वो शॉर्ट टर्म के लिए वर्क होता है। जो ऑलरेडी है रिजर्वेशन सबके लिए खुला है, ज़रूरत है तो उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की, स्कूल्स को बेहतर बनाने की, टीचर्स के प्रति इंस्पेक्शन करने की कि वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, स्कूल्स में अपॉइंटमेंट करने की टीचिंग की, टीचर की, स्कूल्स बढ़ाने की, स्कूल बंद करने की नहीं कि जो 1 लाख स्कूल बंद किए गए हैं। क्वालिटी बढ़ाते सर, तबेले में नहीं पढ़ाना है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। समझो इस बात को, 80 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अपोज करना है, इस चीज़ का अपोज करो, सब साथ है सर, सब साथ है। तो जब ये स्कूल्स, टीचर्स, ये सब कुछ होगा ही नहीं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई नहीं होगी, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ रिजर्वेशंस जो ऑलरेडी दिया गया है सभी को बराबर, इन सब कास्ट में भी, तो सब रातों रात ऊपर कैसे उठ जाएंगे? कोई जवाब हो तो बताइए। हम तो चाहेंगे हमेशा इनको अपलिफ्ट करना ही चाहेंगे और हेल्प करते हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं, एक्शन में हैं। लोग करता है भाई हेल्प, सिंपैथी ऊपर से नहीं जताते सर आपकी तरह। बट हाँ, रिजर्वेशन से ऑफकोर्स बहुत लोग उठे हैं, पर जहाँ लोगों के पास आसपास मजदूरी करने का काम मिल जाता था, थोड़े पैसे जुटा लेते थे, 50, 100, 200, जो यूज करके प्राइवेट स्कूल में 50-100 वाले स्कूल में पढ़ा देते थे। जहाँ पे बच्चा भी थोड़ा मोड़ा मेहनत करके किसी तरीके से रात में डेबरी और लालटेन में पढ़ता था, कुछ हासिल कर लेता था, फिर उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी थोड़ा और अच्छा की होगी, कम्युनिटी ग्रो कर रही थी, नीचे के लोग और देखने लगे कि भैया ये कर गए, वो कर गए, मेरे भैया ये वो, कम्युनिटी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होने लगे वो विचार, एजुकेशन, सब थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा करने लगे। पर वो उन्हीं तक पहुंचा जहां इंसान 2 रोटी कमाने के बाद भी मजदूरी कर कर कुछ पैसे बचा लेता था, जो 50-100 स्कूल्स में बच्चों के लिए पढ़ा लेता था। पर उसका क्या, जहाँ कोई साधन ही नहीं है कमाने का, मजदूरी करके भी नहीं कमा पा रहा है, वो सिर्फ पेट भर के पाल रहा है, उससे ऊपर नहीं है। उसी सरकारी स्कूल में जाएगा जहाँ पे टीचर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, स्कूल बंद रहता है, टीचर इलेक्शन पे रहता है, या टीचर ही नहीं है, बताओ। तो जो सिर्फ खुद के पेट के लिए ही कमा पाता है तो वो कैसे कर पाएगा चीज़ें, बताओ। तो भाई रोज़गार की ज़रूरत है अपने देश में, स्कूल्स की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, सही खाने की ज़रूरत है।
तो भाई सब कुछ ये देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबेले में पढ़ाया जा रहा है, टीचर नहीं है, टीचर की कमी है, या पढ़ाई नहीं रहा है, छुट्टी चल रहा है दिन भर, कोई प्रोत्साहन ही नहीं है, माँ बाप कमा नहीं रहे, रोजगार नहीं है, एरिया इतना अंडर डेवलप्ड है, नेता बस अपनी मज़े कर रहे हैं, और जो खाना बच्चों के लिए आता है वो नेता और मास्टर मिलकर खा जाते हैं, अनाज घर पे ले जाते हैं बोरी का बोरी। तो बचा क्या है बच्चे के लिए, ये बताइए। ना अच्छा खाएगा, ना दिमाग डेवलप होगा, ना स्कूल में पढ़ाई होगी, ना टीचर होंगे, तो कैसे आगे आ जाएगा बच्चा? बताइए ना लॉजिक। क्यों नहीं रूट कॉज पे वर्क करते सर? क्यों नहीं करते? जहाँ पे दिक्कत है उस पे तो वर्क करोगे ना। बेमतलब का चीज़ें करके आप सोचते हो सॉल्यूशन पा पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें आप बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। और एक बात सोचो जो बच्चे ठीक ठाक पढ़कर भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं इन्हीं SC ST में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, IITs में, रिकॉर्ड जाके देख लो, डेटा मिल जाएंगे तुमको अच्छे खासे। तो जिनकी बात तुम अभी कर रहे हो, सिंपैथी जिनके प्रति दिखा रहे हो, इनका क्या होगा? कैसी कट ऑफ जाएगी? क्या मेरिट होगा? जो मेरिट पे गाली देते हो बहुत कम जाएगा। फिर और गाली दोगे, फिर बोलोगे कि रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ, हमको नहीं चाहिए ये सब कास्ट, तो वो तो बहाना था। अरे भाई हटेगा रिजर्वेशन, किसी एक को नहीं मिलेगा, सब हटेगा। बट थोड़ा पेशेंस तो रखो, सही चीज़ तो करने दो, और सपोर्ट तो करो। कि फिर ऐसा करोगे कि तबेले में स्कूल बन रहा है, और जो इंस्पेक्शन के लिए गया थोड़ा दिखाने की कोशिश किया ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने। प्रेशर ग्रुप की बहुत ज़रूरत है भाई अपने देश में, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे देश का भला होगा भाई। नेता तो अपने में ही सब मिले रहते हैं, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस, सपा, बसपा, BJP, सब एक दूसरे की रिश्तेदारी है भाई इनकी, ये समझो तुम। इनको नहीं मतलब है, सब खा रहे हैं बैठ के, बस तुमको लड़वाएंगे, कास्ट जाति के नाम पे मज़े करेंगे अपने। यूज हो रहे हो तुम, बस ये समझो। और जब तक ये करते रहोगे वो यूज करते रहेंगे। तुम नहीं मानोगे कास्ट जाति को, ना वो पॉलिटिक्स करेंगे। जाति को तुम मान रहे हो इसलिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लिख के ले लो। जिस दिन तुम जाति को तोड़ दोगे, एक आंदोलन लाओगे जाति के लिए, जाति हटाओ आंदोलन, ना कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन हट जाएगा अपने आप ही। जाति पे बेसिस पे रिजर्वेशन मिला है, जाति ही नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन कहाँ का भाई? नहीं रहेगा। लॉजिक लगाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आना पड़ेगा, और सच्ची आस्था के साथ, सच्ची नीयत के साथ। तो भाई मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया ड्रॉप आउट का कि इनकी हालत क्या होगी जब वो ड्रॉप आउट हो जा रहा है, जब पढ़ लिख कर। तो इन सब चीज़ के पीछे सिस्टेमिक जो फॉल्ट्स है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, और रूट कॉज क्या है? इस पर क्यों आंदोलन नहीं करते? इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? अरे नहीं चाहिए किसी को रिजर्वेशन भाई, नहीं चाहिए किसी को, ये गाली का थप्पा नहीं चाहिए। बस इंसान की तरफ बिहेव करो। इंसान पहले आया भाई, जाति इंसान ने बनाया है। भेदभाव बंद करो, भाईचारा बढ़ाओ, देश को जोड़ो, तोड़ो मत। सही क्वेश्चन करो और हम तुम्हारे साथ हैं। आप 100% एफर्ट दोगे तो हम 200% एफर्ट देने के तैयार है, साथ देंगे भाई, इनिशिएट करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूंगा कि नहीं चाहिए किसी को रिजर्वेशन सर। इज्जत दो, बराबरी का हक दो, देश में सम्मान होना चाहिए। किसी पे किसी तरीके का जुल्म होता है तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे US अमेरिका में लोगों ने सड़क पर आकर, वाइट्स ने ब्लैक पर माफ़ी मांगी कि गलती हुई है उनसे। और जब भी, अब वो बहुत पहले की बात है, अब जब ब्लैक के साथ कुछ गलत होता है पूरी रोड पे जनता आ जाती है। चाहे वाइट के साथ गलत हो, पूरी रोड पे सब लोग आ जाएगा। वो कास्ट, क्रीड नहीं देखते, कलर नहीं देखते भाई, रेस नहीं देखते, सही चीज़ के लिए आगे आते हैं सर। सही चीज़ हो रही थी देश में, लेकिन कितने लोग आए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, कितनों ने एजुकेशन के खिलाफ बोला कि गलत हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, नहीं होना चाहिए।
क्या लॉजिक है आपका कि आप सपोर्ट कर रहे हो न्यूट्रल रहे वहाँ पे? मतलब आप गलत को सपोर्ट कर रहे हो? होने दो लीक, क्या मतलब है? नेता ने थोड़ा ना लीक किया है। जब एक रेस्टोरेंट में छिपकली गिर जाने से, फूड पॉइजनिंग से किसी कस्टमर की मौत हो जाती है तो गिरफ्तार कौन होता है सर? रेस्टोरेंट का मालिक ना, राइट? तो वो कैसे जिम्मेदार नहीं हुआ भाई? एजुकेशन मिनिस्टर, भले से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जिम्मेदार तो है। क्या हमने जो वोट दिया उसको बैठाया हूँ, उसको बैठाया गया है, उस जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम ना करके वो सोचता है 5 साल बाद आएंगे सिर्फ का फिर मुंह खोलने। 5 साल तक हम मौन व्रत पे रहेंगे? ये कहाँ का न्याय है सर? जब आप न्याय नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। उनके अंदर डर ही नहीं होगा, वो सोचेंगे कि भाई हम तो एलिट है, हम किसी को दबा सकते, कुछ भी कर सकते पैसे के दम पे। और ये चीज़ें चलती रहेंगी, करप्शन चलता रहेगा और समाज में सुधार कुछ नहीं होगा। समाज सुधार की बात करिए सर। क्या आप फेवर करते तबेले के स्कूल में पढ़ाना चाहिए? करते तो कमेंट करके बताइए। बताइए भाई, अभी तक मैं जो कहा कितनी गलत है, चाहे आप सपोर्ट करते हो अपोज करते हो, कितनी बात में सच्चाई है? बिल्कुल फील करते हुए, वो महसूस करते हुए बताइए। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, कैसा महसूस होगा आपको? या आप सभी भाइयों में किसी ने किसी प्रकार का उत्पीड़न सहा है तो उसको भी कमेंट करके बताइए। बताइए कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ताकि लोगों को पता तो चले। लोग बेखबर हैं, वन वे जा रहे हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता है। कहाँ कुछ होता है? किस सदी में जी रहे हो? ऐसे बोलते हैं, इग्नोर करते हैं सर। मीडिया तो इग्नोर करती ही बायस है, बट जब जनता भी इग्नोर करने लगेगी तो देश कहाँ जाएगा? तो भाई बस इतना सा उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, भेदभाव ख़त्म करिए, जाति ख़त्म करिए, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दीजिए, एक दूसरे को घर में बुलाइए, पार्टी करिए, मज़े सरिए, देश को आगे बढ़ाइए, एक अलग गति में ले चलिए। देखिए फिर मचा देंगे भाई इस देश को आगे बढ़ा। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, शायद कोई टक्कर में ना मिले। जो चाइना इतनी तेज़ी से जा रहा है, लिख के दे रहा हूँ, उसको कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा अभी कुछ सालों तक, 25-50 साल तक। लेकिन अगर हम डिसाइड कर लेना, वो अमेरिका को भी पिछाड़ेगा, लिख के ले लो। क्योंकि एकजुटता है भाई, एकजुटता है। पॉजिटिव भी देखो निगेटिव के साथ। चाइना में निगेटिव्स 1000 होंगी, कुछ पॉजिटिव अच्छे हैं जो देश को अच्छे से चला रहा है एटलीस्ट। और आप सभी का भी डिमांड वही है, देश 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 आगे बढ़ना चाहिए। और देश बढ़ा रहा है ना, तुम्हारे पास एग्जाम्पल पड़ा हुआ है भाई। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया है? लाओ ना मैन्युफैक्चरिंग, डिमांड तो करो, आओ तो आगे, मिल के करते हैं ना चीज़। तो बस यही कहना था, इज्जत दो। पहले भी इज्जत नहीं दिया था, अभी भी नहीं देते हो। ये तो कानून है भाई, ये तो कानून है जिसे लोग डरते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वायलेट नहीं करते राइट को। और भाई जब कानून होते हुए, मैंने एग्जांपल दिया, SC/ST एक्ट लगाने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, धज्जियाँ उड़ा दी गई, कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, तो भाई कानून ना होता तो क्या होता? एज्यूम दैट, एज्यूम दैट, इमेजिन दैट, सॉरी इमेजिन दैट। तो भाई जाति तब भी थी, आज भी है, शोषण तब भी होता था, आज भी है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे पहले भी होता था, आज भी है। तो हमारा कर्तव्य है उसे ख़त्म करने की, ना कि उसे प्रिजर्व करने की। वो तो आज लोग पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा सा अधिकार समझने लगे, वरना कब का लोग जंगल राज बनाकर रखे होते अपने देश को, बेड़ा पार हो गया होता। अब भी वक्त है सर,
मिल के हम सब संभल जाएं, मिल कर रहते हैं भाई लोग। रिक्वेस्ट है आप सभी से, नफ़रत मत फैलाओ, नफ़रत मत फैलाओ प्लीज़। आपको पता है रिवॉल्यूशन कैसे आता है? मॉडर्निटी से। और ये मॉडर्निटी कहाँ से आती है? डेवलपमेंट ऑफ इनर रैशनल साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग से, जो कि हो रहा है अपने देश में। जेंजीज आर हाईली रैशनल। वो गलत नहीं सुनते, अपने माँ बाप तक का गलत नहीं सुनते वो लोग। अगर कह देते तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रेन वॉश नहीं होते वो। तो दोस्त, अभी भी समय है, सब समय है। रिवॉल्यूशन से ऑफकोर्स मॉडर्न थिंकिंग आती है, फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, एडवांटेज होते हैं, बट उसके नुकसान भी है। क्या हम वो नुकसान के लिए तैयार हैं? नहीं ना। तो प्लीज़ 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 संभल जाइए, डिवाइड ना करिए, नफ़रत मत फैलाइए, देश को जोड़िए, तोड़िए मत। हमारे देश को ऑलरेडी 2 पार्ट में बांट दिया गया था, हिंदू मुस्लिम करके। इंडिया और पाकिस्तान, दोनों मुल्क को घाटे के सिवा कुछ नहीं मिला। दोनों मुल्क को घाटे के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मोहब्बत की जगह दोनों एक दूसरे के साथ आज भी नफ़रत करते हैं। अब ऐसे इंटरनल सब डिवीज़न के पाकिस्तान की सोच रखने वालों की बात को सच मत करिए। इंटरनल सब डिवीज़न कर पाकिस्तान की सोच रखने वालों की बात को सच मत कीजिए। जो कहते थे भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कितनी गलत बात कहते थे। प्लीज़ उनकी बातों को सत्य मत करिए। पहले ब्रिटिश ने डिवाइड किया, फिर हमारे आपसी संबंध इतने बुरे हो गए कि देश टूट गया हमारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मुझे विश्वास है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को रियलाइज़ होगा कि कितनी बड़ी भूल हुई उनसे। साथ रहते तो ये देश प्यार मोहब्बत से कितना आगे जाता। और उस दिन बनेगा इंडियन फेडरेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन में हुआ। पहले वो भी साथ नहीं थे, फिर इंडिया और पाकिस्तान प्यार और इज्जत के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। इसलिए मेरी बात को किसी कास्ट के खिलाफ मत समझिए, किसी धर्म के खिलाफ मत समझिए, किसी रेस या जेंडर के खिलाफ मत समझिए। मैं सिर्फ एक फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसी फीलिंग जिसे कोई व्यक्ति वर्षों तक झेलता रहा और जिसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन और आत्मसम्मान पर भी पहुँचा है। आप किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, ये आपका अधिकार है, करिए। फ्रीडम है आपके पास, आपकी वॉइस है। आप रिजर्वेशन पे के पक्ष में हैं या विरोध में, ये आपका अधिकार है। आप बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी मत गिराइए। क्योंकि जब किसी जेन्युइन इशू के साथ एक ऐसी बातें जुड़ जाती हैं जो लोगों के एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाती हैं, तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी विशेष का नहीं होता, पूरे समाज और देश का होता है। तो इसलिए सवाल कीजिए, बहस कीजिए, विरोध कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपोज कीजिए, लेकिन इंसानियत मत छोड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।